दोस्तों श्याम कला इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज पेपर लाए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकेंड ईयर का। तो दोस्तों आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है। लगभग आपको 4 या 5 मॉडल पेपर कराएंगे और जैसे ही टाइम मिलेगा आपको सीबीटी एग्जाम के जो पेपर थे जो बच गए वो उनका एनालिसिस और कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों से अधिक से करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की छोटी से बड़ी अपडेट दी जाती है। साथ ही आईटीआई के सभी सीबीटी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। साथ ही किसी भी ट्रेड शो आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ से पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल कराई जाती है। दोस्तों अगर आपको किसी पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और टेलीग्राम ग्रुप को आपको किसी भी ट्रेड शो तो आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप अन्य किसी ट्रेड शो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम आपके ट्रेड के पेपरों का भी एनालिसिस करा सके। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर भी हम अपनी कोई शिकायत है वो बता सकते हैं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों ये आपका पहला मॉडल पेपर नंबर आ रहा है। लगभग आपको भी पता है 3 घंटे का पेपर होता है और लगभग 100 अंकों का पेपर होता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही लगभग 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक चालक में विद्युत वाह बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। तो बताओ दोस्तों, अगर विद्युत वाह उत्पन्न करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक गुणन मानो। यानी अगर किसी चालक में आपको ईएमएफ पैदा करना है तो उसमें क्या है, कोई स्थिर कोई चालक तार होगा तो उसमें चुंबकीय बल रेखा होगा, छेदन कराएंगे। या कोई स्थिर चुंबकीय फ्लक्स है तो उसमें आपका चालक उनको गतिमान कराया जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दिश धारा जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाह बल उच्चतम होता है जब। तो बताओ दोस्तों उच्चतम विद्युत वाह बल कब होगा? तो इसमें आएगा फ्लक्स परिवर्तन की दर ऊंच हो। यानी अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर ऊंच है तो उसका विद्युत वाह बल भी उच्च उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है। तो बताओ दोस्तों कुल मिला के स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? तो वह तांबा यानी कॉपर की बनी होती है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एक नरम ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी है। यदि ग्रेफाइट धारा का घनत्व 9 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर है तो वह कितनी धारा वहन कर सकता है? यानी इनका गुणनफल करना पड़ेगा। तो इनका गुणनफल करेंगे तो 9 पंजो 45 एम्पियर आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, यानी 45 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिश धारा मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक करना चाहिए। यानी इससे पहले हमें किसको चेक करना चाहिए? तो उसमें हमें ब्रश की स्थिति को चेक करना चाहिए कि वह M1 स्थिति में या GNA स्थिति में है। तो उनको सेट करके बाद में आर्मेचर प्रतिरोध मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न प्रतिकार्यता वोल्टता खालिस्तान के कारण होती है। तो बताओ दोस्तों किसके कारण होती है? तो दोस्तों वह आपका कम्यूटेटर प्रक्रिया के द्वारा आर्मेचर कुंडली का प्रेरक तत्व होता है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस होता है। या दूसरा होता है आपका परस्पर आमने सामने की कुंडली के अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त, यानी ए व बी दोनों आएगा। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी मोटर 1000 आरपीएम पर चल रही है। पुली पर 1200 न्यूटन वाट मीटर का टार्क मिलता है तो उसकी बीएचपी मैट्रिक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बीएचपी पूछ रहा है। तो दोस्तों एक आपने शाफ्ट टार्क का सूत्र पढ़ा होगा, तो एक बार मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। 7 रुपये की सुनिए। यानी आपने TSH यानी शाफ्ट टार्क बराबर होता है BHP × 60 × 735.5 होता है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करें बट्टे में, इसमें 2 पाई एन आता है। तो इसमें आपको BHP ये सूत्र लगाना है, BHP बराबर 2 पाई TN बटा 60 × 735.5। दोस्तों इनको हम हल करेंगे तो ये सूत्र लगाओगे जैसे आप, तो एक बार सूत्र देख लो, BHP बराबर 2 पाई N बटा नीचे 60 × 735.5। तो जैसे ही आप इसको हल करोगे तो इसकी BHP ज्ञात हो जाएगी। और ज्ञात करने पर इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 170.8 HP। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि हल करने में टाइम लगेगा तो आप हल कर लेना।
अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि। तो बताओ दोस्तों सबसे उपयुक्त कौन सी है और क्यों है। तो इसमें आएगा, इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, यानी आपकी सीरीज मोटर होती है, इसमें स्टार्टिंग उच्च टार्क ऊँचा होता है, इसी कारण सीरीज मोटर होती है वह ट्रैक्शन कार्य के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रक के सेल्फ स्टार्ट प्रतिरोध 70 ओम मेगा ओम है, बैटरी में 24 वोल्ट 14 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाते हैं। जब ट्रक को स्टार्ट किया जाता है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध वह ट्रक का इनपुट करंट ज्ञात करो। तो इन दोनों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, तो इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लगाओ पहले। आंतरिक प्रतिरोध आता है ES यानी सप्लाई वोल्टेज बटा IRN जो वोल्टेज होती है बटा I। तो यहाँ पर आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात होगा। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर धारा ज्ञात करनी है। तो धारा के लिए आपको VT बटा RT का ये सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर धारा भी ज्ञात है। तो इन दोनों सूत्रों से इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका ये सूत्र लगाओगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर प्राप्त होगा 0.05 ओम, और आपकी मैक्सिमम धारा 200 एम्पीयर इसकी धारा प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर ए आएगा। आप हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एलिवेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अच्छा कार्य करती है। तो बताओ दोस्तों एलिवेटर के लिए कौन सी। तो इसके लिए आपकी श्रेणी मोटर सबसे अच्छा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर में शंट फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करने से खींचतान प्राप्त कर सकते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सामान्य से अधिक चाल प्राप्त कर सकते हैं, किसके लिए, फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में गति वृद्धि के साथ क्या होता है। तो दोस्तों वेग EMF बढ़ता है परंतु धारा घटती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीसी मोटर की गति। तो N बराबर क्या होता है दोस्तों, EB बटा 5। तो कुल मिला के जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे वेग EMF बढ़ेगा और फ्लक्स का मान घटेगा। फ्लक्स का मान घटेगा तो धारा कम होगी, लेकिन स्पीड बढ़ेगी तो EMF भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वेग EMF बढ़ता है परंतु लाइन धारा गिरती है। लगभग आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो 13 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो ये वेरी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसी स्टार्टर में से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन है, चित्र में एक 4 बिंदु स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम दिखाया है, चित्र में एक का दर्शाइए, यानी इस एक का नाम पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या नाम है। तो लगभग ये होता है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है, तो ये क्या आपका प्रारंभिक प्रतिरोध, क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर था ये आपका 13 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध। साथ ही दोस्तों ये 2-3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर आपको ये पूछे ये क्या है, तो ये आपकी NVC है, क्या है, NVC जो ऑन स्थिति में करती है। ये C क्या है, ये आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध है, यानी आपका परिवर्तित वेरिएबल रेजिस्टेंस है। साथ ही आपको ये नीचे वाला ये पूछे, तो ये क्या आपकी, ये आपका जो OLC से जो आपका एक लोहे की राड आती है वो होती है। तो ये आपको पूछ रहा है क्या है, तो ये आपका छड़ है, क्या है, छड़ है। तो इस प्रकार इन चारों में से कोई सी, तो ये तो क्या हो गया स्टार्टिंग प्रतिरोध, ये क्या आ गया NVC, ये क्या आ गया आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी रियोस्टेट, और डी नंबर का आपका छड़ बोल दो, या ये OLC के संपर्क में आई हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, C। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से डीसी मोटर को ब्रश चैटरिंग व हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है। तो बताओ तो किस कारण निकलती है। तो इसका गलत आंसर आएगा, गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव के कारण। तो करेक्ट आंसर है इसमें डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 4 चित्रों में से कौन सा चित्र धारावाही चालक के द्वारा बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को उचित प्रकार से दर्शा रहा है। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा उचित प्रकार से दर्शा रहा है चुंबकीय फ्लक्स को। तो इसके लिए आपका बी एकदम सही है, यानी इसके चारों ओर इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स से घूमता है और चुंबकीय बद्रेखाओं को छेदन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर रेजिस्टेंस का मान स्टार्टिंग से अधिक होता है तो दोस्तों इसमें आएगा शक्ति गुणक बढ़ेगा और करंट कम होगा और टार्क बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से मोटर
स्टार्ट में संयोजित होती है तो प्रत्येक वार्निंग के पार्श्व में आरोपित वोल्टेज का मान होता है। तो बता दो आरोपित वोल्टेज का मान क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र लगेगा यानी VL यानी लाइन वोल्टेज बटा √3 और यह सूत्र यानी करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा C। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 18 नंबर क्वेश्चन। एक 3 फेज मोटर के नेम प्लेट पर अंकित 380 वाट और इनपुट 10 किलो न्यूटन और ये एन स्पीड आ गई 1440 RPM, पावर फैक्टर 0.8 आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गई। तो भार पर स्लिपिंग की गणना स्लिप प्रति, तो इसमें प्रति स्लिप की गणना पूछे तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपके 2-3 सूत्र लग सकते हैं। तो इसमें आपको प्रतिशत स्लिप पूछ रहा है तो प्रति स्लिप के लिए सूत्र आता है NS - NR बटा NS इंटू 100, ये सूत्र लगा देना। साथ ही यहाँ पर आपको ये तो इसकी गुणगति है यानी सिलिकोसिस गति आएगी। अब आपको रोटर गति ज्ञात है तो रोटर गति के लिए इसकी अलग से स्पीड ज्ञात करो, वो आ जाएगी आप लोग, फिर उनमें से घटा के इस प्रकार ये हल कर दो, इस सूत्र के द्वारा ये हल कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रेरण मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिपिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ क्या होगी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ होगी गुणित संपर्क यानी धारा भी बढ़ती है, क्या आएगी धारा भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है एक 10 HP 3 फेज 50 gauge मोटर के लिए ब्रेक अप फ्यूज क्या है, तो दोस्तों ये इसका 3 गुना होता है तो इसका 3 गुना लगभग 35 एम्पीयर का, तो कुल मिला के आया यानी 1.5 गुना होता है। तो 1.5 गुना पूछ रहा है तो 1.5 गुना 5 HP में होता है, तो यहाँ पर 3 गुना तो 35 आएगा, तो करेक्ट आंसर C। अगला क्वेश्चन है एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर गया है, मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं जब, तो बता दो तो अगर हम मोटर स्टार्ट करें कम वोल्टेज का वो ट्रिप हो गया तो मोटर को हम पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, कब करेंगे, तो उसमें आएगा सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए तब हम वापस स्टार्ट कर दो, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग की जाती है, तो बता दो तो इसकी करंट सेटिंग कैसे की जाती है, तो मोटर नेम प्लेट पर अंकित धारा के अनुसार इसकी सेटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में एक कॉन्टैक्टर के कंट्रोल रिले व मुख्य कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले 9 वोल्ट कॉइल एक ऑन ऑफ व जॉगिंग के लिए पुश बटन द्वारा बने कंट्रोल सर्किट दिखाए गए हैं। इस परिपथ में यदि मुख्य आर्मेचर कॉन्टैक्टर के लिए 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर, 1 इंच बटन, 1 नॉर्मली कॉन्टैक्टर सहित और 1 कंट्रोल रिले 2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट सहित का परिपथ है, तो बताओ दोस्तों कौन सा परिपथ है इसके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी ये आपका इसका डायग्राम है जिसमें ये पूरी चीज़ें बताया कौन सा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर है, कौन सी क्लोज है, अलग अलग है, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 HP से अधिक क्षमता वाले इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि, तो बताओ क्यों दी जाती है दोस्तों इसकी सलाह, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोटर फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेती है, इसी कारण कभी भी 3 HP से अधिक मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से नहीं चलाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार है, तो बता दो तो विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार क्या है, तो प्लगिंग भी आता है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग भी आता है, पुनर्जनक ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग भी आता है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा उपरोक्त सभी, तो इसमें डी आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी मशीन के खराबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य नियम को अपनाया जाता है जो कि है, तो बताओ दोस्तों क्या है इसमें, तो मशीन ऑपरेटर से बात करना चाहिए अगर उसमें खराबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये नियम होता है। अगला क्वेश्चन है एक 3 क्लास संधारित्र प्रारंभिक मोटर में संधारित्र होता है, यानी आपकी एक फेज संधारित्र मोटर है तो इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो कितनी फैराड का होता है, दोस्तों वो 10 से लेके 100 माइक्रो फैराड तक का होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, एक संधारित्र स्टार्टर प्रेरण मोटर की सहायक कुंडली यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में धारा होती है, तो बताओ दोस्तों उसमें धारा क्या होती है, तो उसमें धारा होती है वो अग्रगामी यानी लीडिंग होती है, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस प्रकार की एकल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है, तो बताओ दोस्तों कौन सी उत्तम रूप से, तो आपकी यूनिवर्सल मोटर है ये आपकी मोटर उच्च पावर फैक्टर के रूप में यानी उत्तम रूप से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर स्टेम्पर मोटर प्रयोग में लाई जाती है, तो बताओ दोस्तों स्टेम्पर मोटर कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, तो वह रोबोट व
न्यूमेरिकस कंट्रोल मशीन में ये भी सही है दोस्तों। परिवर्तनशील चाल वाले ड्राइवर सिस्टम ये भी सही है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जनरेटर ड्राइवर इसमें भी उपरोक्त है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है जब एक मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटी टेस्ट किया गया, दाईं तरफ सुई 0 दर्शा रही है, इसका अर्थ है कि कैपेसिटर में खालिस्तान है। तो बता दो इसमें कैपेसिटर में खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो यह लघुपथिक यानी शॉर्ट सर्किट है, तभी उसमें 0 दर्शा रहा है। एकदम सही होगा तो वो अनंत दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है रिलक्टेंस मोटर है। तो बताओ दोस्तों इनमें से रिलक्टेंस मोटर कौन सी है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रिलक्टेंस मोटर में यानी यह सौ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, समान गति वाली होती है, डीसी एक्साइटेंस के रूप की वाली होती है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ये सारे कार्य आपकी रिलक्टेंस मोटर में। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है बेलनाकार ध्रुव प्रकार रोटर की तुलना में सममुत्पोल प्रकार रोटर होता है। तो बताओ दोस्तों इन दोनों प्रकार के रोटरों में क्या अंतर है? तो इसका अंतर है दोस्तों यानी व्यास में बड़ा, यानी आपका बेलनाकार रोटर होता है ये व्यास में बड़ा और लंबाई में छोटे होते हैं। किसकी तुलना में? एक बेलनाकार रोटर की तुलना में सम्मुख रोटर। हाँ, यानी बेलनाकार रोटर तो क्या होती है व्यास में छोटे होते हैं और आपके सम्मुख पोल क्या होते हैं ये इनकी तुलना में व्यास इनका बड़ा होता है तथा लंबाई इनकी छोटी होती है और बेलनाकार की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भाप टरबाइन से चालित अल्टरनेटर के फील्ड पोल होते हैं। तो बताओ दोस्तों इसके फील्ड पोल क्या होते हैं? तो वो स्मूथ सिलेंड्रिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का नाम है स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेजता की आवृत्ति निर्भर करती है। तो बताओ दोस्तों क्या निर्भर करती है? तो पोल की संख्या व चाल पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में पिच कारक के इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बता दो दोस्तों पिच कारक को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसको किया जाता है आपका ये करेक्ट आंसर आएगा इसमें बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में लघु पतन से बचने के लिए रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है दोस्तों? तो इसमें बचने के लिए उच्च क्षरण प्रतिघात रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन, हाँ सही है दोस्तों। अगला ये 39 है, नीचे वाला 38 लिख रखा है यहाँ पर। प्रत्यावर्तकों का फेज अनुकरण व आवृत्ति की तुलना करने के लिए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें तुल्यांकन यानी सिंक्रोनाइजिंग करना आसान हो जाता है। इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है। तो बता दो इनके लिए सर्वोत्तम क्या है? तो इनके लिए सर्वोत्तम है डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके क्या किया जाता तुल्यकालिक दर्शन विधि का प्रयोग किया जाए, सिंक्रोनाइजिंग विधि का प्रयोग किया जाए। इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला हंटिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है, वाइंडिंग करके इसको दूर किया जा सकता है। तो 40 में आएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाँ सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये निर्भर करता है इसके रोटरी की उत्तेजना, आपूर्ति और कपलिंग कोण के अधिकतम वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मोटर वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का वर्ग तापमान सहनशीलता पर निर्भर करता है, जिसमें क्लास ए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लास बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर एक तापमान की गणना पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इसमें किस श्रेणी में 120 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा? दोस्तों यहाँ पर वो आता है, एक आपको एक सारणी याद करनी है। वो सारणी क्या है दोस्तों? ये याद करो आप, तो याइब है तो दोस्तों वाई ए ई। तो दोस्तों ये आपका क्या बता रहा था इसमें? तो ये बता रहा था 90, 105 और 120। तो ये आपका 120 है। तो ये आपका 120 किस श्रेणी में आ रहा है? तो 120 सी श्रेणी में, ई श्रेणी में आ रहा है। तो इस प्रकार ये पूरी या ई पर जी ए पर सी एच इस प्रकार ये सारणी आएगा। फिर इसमें आगे आगे तापमान आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 120 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त रोड ई व आई की सामान्य मोटाई होती है। तो बताओ दोस्तों इसकी सामान्य मोटाई क्या होती है। तो 0.35 लेकर 0.50 mm इसकी सामान्य मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर कोर वाइंडिंग की क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को निम्न अनुसार दिया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसके अनुसार दिया जाता है। तो इसमें आएगा दोस्तों वाइंडिंग वायर की एम्पियर बटा mm स्क्वायर करंट घनत्व। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में पोल पिच की गणना की जा सकती है। तो बताओ दोस्तों पोल पिच की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो कुल स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या के रूप में इसकी गणना। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर के स्टेटर कुंडल में प्रत्येक स्लॉट के बीच ई डिग्री होता है, यानी इसका कोण किस प्रकार याद करते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों कुल विद्युत डिग्री बटे स्लॉटों की संख्या। तो करेक्ट आंसर इसमें बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न चित्रों में वाइंडिंग की विभिन्न विधियां दिखाई गई है। चित्र में स्कन वाइंडिंग की पहचान करो। तो दोस्तों इसमें स्कन वाइंडिंग की पहचान पूछा तो इसके लिए कौन सा डायग्राम आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर आएगा, बल्कि ये है आपका, तो ये किसका आपका बास्केट वाइंडिंग का है। ठीक है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका स्लिपट फेज प्रकार की एक फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग स्लॉट में गहराई में रखी जाती है। यानी एक तो इसमें आती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक आती है इसमें रनिंग वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग। तो इसमें अधिक गहराई पर कौन सी रखी जाती है। तो आपकी मुख्य वाइंडिंग होती है, यानी रनिंग वाइंडिंग वो मुख्य गहराई में रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में एक 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर योग सहित दिखाया गया है। चित्र में लेबल बी से एक भाग को दिखाया गया है। तो इसमें इस बी भाग को पूछा तो बी भाग का क्या नाम है दोस्तों। तो इस बी भाग का नाम है दोस्तों स्टेटर कोर। क्या है, स्टेटर कोर। डी क्या है इसमें, नेम प्लेट। और सी क्या है इसकी, योग। और ये आपका ए है, ये ए क्या है, ये क्या है आपका जो बाहरी फ्रेम है, इसका डायग्राम ये बता रहा है। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रश के साथ कितने सेगमेंट संपर्क होते हैं। तो बताओ दोस्तों कितने सेगमेंट संपर्क होते हैं। ये सभी को मालूम है कि 2 कार्बन ब्रश होते हैं जो संपर्क में आते ही इसमें स्पार्किंग न्यूनतम हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा, तो अच्छा लगे दोस्तों को लाइक करो, दोस्तों क्या अधिक शेयर करो। दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।